हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKT क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने रसायन शास्त्र केमिस्ट्री की नई श्रृंखला चालू की। प्रीवियस लेक्चर में आपको वीडियो में देखने में मिलेगा कि हमने कैसे केमिस्ट्री का एक सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने मैटर जिसे अपन सब्सटेंस या पदार्थ कहते हैं उसकी शुरुआत कर ली थी और उसी में आज अपन आगे बढ़ेंगे, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन पहले अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो यदि आपको याद हो तो अपन ने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन ये सब पढ़ा था, फ्लो चार्ट बनाया था। चलो अपन इनको एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं, जिसे अपन कहेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था। दो थे, रासायनिक अवस्था और भौतिक अवस्था। तो पहले भौतिक पढ़ रहे हैं, फिर रासायनिक में चलते हैं। तो पदार्थ की जो पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, उसे अपन कहेंगे सॉलिड, या ये कहलाता है ठोस। तो ठोस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक, तो आपको पता तो होगा ही, है ना, पढ़ते आ रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। यदि अपन ठोस या सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स या अणु होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। इनके बीच में जो गैप है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसे अपन कहते हैं, ये स्पेस कम होता है क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। ठीक, अब अपन क्या कह सकते हैं, ठोस के कुछ अपन कैरेक्टर देखते हैं सॉलिड के। तो पहला तो क्या हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल जिसे अपन कहते हैं, ये जो है ये ज्यादा होता है, हाई होता है। ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। अब जब मॉलिक्यूल्स को उसने खींच के रखा है, तो खींच के रखा मतलब बीच में जगह नहीं होगी, तो इनमें क्या होता है, इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है ना के बराबर होता है, लेस, बहुत कम होता है। ठीक, अब देखो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसलिए होगा क्योंकि एटम गोल होते हैं, और जब कोई गोल गोल ऑब्जेक्ट मिलेगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तो उनके बीच में एक खाली जगह तो रह जाएगी। तो एक खाली जगह के कारण इनमें थोड़ा सा क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहेगा। अपन ऐसा नहीं कह सकते कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल जीरो है, लेकिन ये है कि कम होता है, बहुत कम, और इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा। ये है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। फिर यदि अपन बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड का जो आकार है, जिसका शेप या आकार है, ये हमेशा फिक्स होता है। जब तक अपन सॉलिड या ठोस में कोई बाह्य बल ना लगाए, कोई अपन एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, उस सॉलिड के शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपने आप से वो शेप में आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकता, है ना। अब जैसे मान लो कि आप बहुत ज्यादा यदि उस पर प्रेशर लगा के उसका शेप या आकार बदलना चाहेंगे, तो ज्यादा प्रेशर के कारण वो टूट जाएगा, लेकिन आकार नहीं बदलेगा। जैसे रबर बैंड को अपन खींचते हैं, छोड़ते हैं, छोड़े तो वो सामान्य स्थिति में आ गया, खींचे तो उसका शेप बदल गया। अब शेप बदल तो गया, लेकिन रबर बैंड तो सॉलिड है ना, अब उसका शेप बदल गया। जैसे ही अपन छोड़ते हैं उसको, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया। ठीक, अब जरूरत से ज्यादा आप यदि उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि सॉलिड अपना शेप या आकार नहीं बदल सकता। यदि वो उसको अपन जितना भी फोर्स लगाए वो उस फोर्स में खिंच जाता और अपना शेप बदल लेता तो बात अलग थी, शेप नहीं बदलता। ठीक, फिर इसकी क्या होती है, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, निश्चित इसका क्या रहता है, आयतन। ठीक, सॉलिड यदि कोई है, तो मान लो कुछ सॉलिड है, तो उसका जो वॉल्यूम है, जैसे मान लो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसकी त्रिज्या, रेडियस, उसका डायमीटर, व्यास, सब फिक्स है। ठीक, हमेशा वो क्या रहता है, फिक्स। फिर सॉलिड की क्या होती है, एक फिक्स बाउंड्री होती है।
बाउंड्रीज इनकी जो सीमाएं हैं वो क्या रहती हैं, निर्धारित होती हैं, है ना। अपने आप अपना आकार नहीं बदलेगा, ये मार्कर ऐसा है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये इसका आसपास की जो परिधि है जो इसका ये ऐसे ही रहेगी, ये बदलेगा नहीं, अपने आप से वो कभी नहीं बदलता, हमेशा उसकी बाउंड्रीज जो है वो क्या होती है, फिक्स। यदि अपन कंप्रेस या संपीड़न क्षमता की बात करें तो ना के बराबर, निग्लेजेबल, जिसे अपन कहते हैं नागण्य, क्या होता है इसमें, संपीड़न क्षमता, संपीड्यता जिसे अपन कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़न क्षमता। आप ठोस को दबा के, जैसे इसको अपन दबा रहे हैं तो ऐसा है ना, अब हो सकता है यदि पतली प्लास्टिक का होता, आपके पास ज्यादा ताकत होती तो आप दबा के थोड़ा सा दबा लेते, अभी तो बिल्कुल भी नहीं दब रहा, थोड़ा सा दब सकता था, संपीड़न हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो है बिल्कुल उसको आप ऐसे दबा दें, है ना। अब जैसे स्पंज की अपन बात करें, स्पॉन्ज जिसे अपन कहते हैं, उसको आप ऐसे दबाते हैं वो दब जाता है, अब दबाया आपने तो वो दब तो गया, लेकिन आप उसको छोड़ोगे तो पुराने शेप में आ जाएगा, वो भी सॉलिड है, क्योंकि उसके बीच में एयर जो है, एयर होल्स है, वहां हवा फंसी हुई है, जैसे अपन प्रेशर लगाए हवा निकल गई, हवा वहां पर क्या हो गई, हवा दब के और बाहर निकल गई, इसलिए वो दब गया, बाकी उसको छोड़े हवाई फिर से वो अपने पुराने स्ट्रक्चर में आ गया, तो वो भी क्या है, एक सॉलिड है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्पंज तो दबता है, उसमें संपीड़न क्षमता होती है, स्पंज नहीं दबता, स्पंज के अंदर जो हवा है, हवा मतलब गैस, मतलब पदार्थ की थर्ड स्टेट, मतलब पदार्थ की तीसरी अवस्था आ गई, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है, जब उसको दबा रहे हैं तो हवा कंप्रेस हो रही है, हवा बाहर निकल रही है, लेकिन जैसे उसको छोड़ते हैं तो वो जो ठोस है वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है, तो अपन कह सकते हैं कि स्पंज जो है वो क्या है, ठोस। ठीक, वैसे मान लो आप कुछ, जैसे मान लो आप दाल लेते हैं, शक्कर लेते हैं, आप इन सबको किसी बरनी में या किसी बोतल में रखते हैं तो वो तो उसी शेप का हो जाता है, उसी बरनी के शेप का, तो अब ये आप एक दिमाग में आएगा कि यार शेप तो फिक्स नहीं होता, यहाँ कह रहे हैं कि उसका जो आकार है, जो शेप है वो क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन जिस बर्तन में रखो, बरनी में रखो, वो वैसे ही हो जाता है। लेकिन देखो जो दाल है या शक्कर है, वो एक दाल या जो एक शक्कर है उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जो है जैसा उसका स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल है या जो स्फेरिकल है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। वो तो बहुत सारे को जब अपन ने रखा तो वो उस बर्तन के शेप की हो गए, एक को जब अपन रखते हैं तो उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि ये सब प्रॉपर्टी होती हैं, ये सब आपको प्रॉपर्टी दिखाई देती है, तो उसे विज्ञान की भाषा में अपन कहते हैं सॉलिड, या उसे कहते हैं ठोस। ठीक, एक दो प्रॉपर्टी से भी आपका काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा फैक्ट, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट याद करो तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आने पे अपन से बनने की संभावना रहेगी। ठीक, चलिए ये हो गया सॉलिड। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे स्टेट की यदि अपन बात करें, दूसरी जो अवस्था है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में, तो ये दूसरी अवस्था होती है लिक्विड। सेकेंड स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है ये कौन सी है, लिक्विड, या इसे अपन कहते हैं द्रव, है ना, ऐसे लिखते हैं द्रव। यदि द्रव और या है तो द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, मैटर या सब्सटेंस हो गया, मैटर है ये सब्सटेंस पदार्थ, द्रव्य में द्रव और व रहता है ना। तो यदि अपन बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ठोस या सॉलिड की तुलना में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक, तो इसको कंपेयर अपन किससे करेंगे, लिक्विड को अपन सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, समझने के लिए, क्योंकि सॉलिड पहले पढ़ लिए तो उससे कंपेयर करना आसान होगा। तो अपन क्या कहेंगे, पहला इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, लेकिन किसकी तुलना, किससे कंपैरिजन करने पर, जब अपन इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, सॉलिड या ठोस के साथ। ठीक, फिर इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, बीच में जो स्पेस है, अंतराणविक जो स्थान है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा,
लेकिन किसकी कंपैरिजन में? सॉलिड, ठोस। अब यदि एक पॉइंट याद रखना, इनका जो है आकार कभी भी निश्चित नहीं होता। इनका शेप या जिसे अपन कहेंगे आकार फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होगा। आप जिस भी बर्तन में, जिस भी कटोरी में आप कहीं पर भी लिक्विड को डालते हैं तो वो लिक्विड वैसा ही हो जाता है। चाय जब आप बना रहे हैं, चाय गंजी में है तो उसका शेप अलग है, और उसी चाय को जब आप कप में या ग्लास में रखते हैं तो उसका शेप अलग हो जाता है। तो लिक्विड का जो शेप है, जो आकार है, वो निश्चित नहीं होता है। लेकिन यदि अपन बात करें इसके वॉल्यूम की, या हम बात करते हैं इसके आयतन की, तो आयतन इसका हमेशा फिक्स होगा। आयतन हमेशा इसका क्या होता है? निश्चित। मान लो आपके पास एक गिलास पानी है और उस एक गिलास पानी को आप एक कटोरी में बदल दें ना, कटोरी में क्या करते हैं? उस गिलास पानी को डाल दें, तो वो जो एक गिलास पानी था वो कटोरी में गया है, और उस कटोरी में यदि एक गिलास पानी आ गया है तो उसके अंदर भी एक गिलास पानी है। मतलब वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, है ना। वो बात की बात है कि आप उबाल दो तो भाप बन जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगने पर चीजें बदल जाएंगी, लेकिन एक आइडल कंडीशन पर हमेशा उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं होगा। फिर इनके अंदर क्या होता है? संपीड़न, कंप्रेसिबिलिटी, या इनके अंदर क्या होती है? संपीड़न क्षमता, संपीड्यता कहते हैं जिसे। इसी लिक्विड में संपीड़न या ये जो कंप्रेसिबिलिटी है इसी से रिलेटेड है ना पास्कल का नियम। पास्कल लॉ अपन पढ़ते हैं जिस पे ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बनी है, जेसीबी काम करती हैं, ट्रैक्टर जो ट्रक होते हैं उनकी जो ट्रॉली होती है उड़ जाती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये पास्कल की इसी कंप्रेसिबिलिटी पे तो काम करता है ना। फिजिक्स अपन पढ़ेंगे या इसी में जब अपन लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सॉरी मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो वहां पर अपन पढ़ते हैं। यदि ये सब कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पर याद रखेंगे फिक्स नहीं होता, तो उसे अपन क्या कहते हैं? लिक्विड। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि अपन थर्ड स्टेट की बात करें, चौथी अवस्था की यदि अपन बात करते हैं, तो पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है, थर्ड स्टेट, वो कौन सी होती है? गैस। अब इसकी तो दिक्कत है ही नहीं, दो से समझ गए होंगे और पहले से तो बनता ही था। यदि अपन गैस के स्ट्रक्चर की बात करें तो गैस जो है इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स दूर दूर क्यों होते हैं? तो इसका कारण समझेंगे। क्योंकि इनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये क्या होता है? बहुत कम। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ही नहीं है, बहुत कम है, वो खींच नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, तो वो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट अपने आप घूम रहे हैं यहां वहां। ठीक, अब जब फोर्स बहुत कम है, उनको बांध के नहीं रख पाएंगे, जोड़ के नहीं रख पाएंगे, तो वो तेजी से यहां वहां भागेंगे। मतलब वहां पर जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है ये क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा। ठीक, फिर यदि अपन बात करें तो इनका शेप, आकार और इनका आयतन, वॉल्यूम, आयतन, ये दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ठीक, आकार और आयतन नॉट फिक्स, निश्चित नहीं होते।
मान लो आप गैस बलून के अंदर डालो तो वो इस शेप की हो गई, सिलेंडर के अंदर डालो तो वो इस शेप की हो जाएगी, है ना। अब इस वॉल्यूम में इसका क्यों फिक्स नहीं है? मान लो आप बलून के अंदर थोड़ी सी गैस डालो तो वो बलून का शेप वैसा हो गया, बहुत सारी गैस डाले तो भी बलून का शेप वैसा ही है, मतलब कोई आयतन फिक्स नहीं है ना, वॉल्यूम फिक्स नहीं है। यदि ऐसा होता कि बहुत या अपन थोड़ी भी हवा डाले और थोड़ी भी हवा डालने की वजह से क्या हो गया, उसका जो वॉल्यूम है वो बदल गया, उसका क्या हो गया, जो शेप है वो बदल गया, तो अपन कहते हैं कि हाँ वॉल्यूम में फर्क पड़ता है। अब जो शेप बलून का था अपन उसमें थोड़ी बहुत हवा डाले तो उसका शेप वैसा ही है, बड़ा जरूर हो गया पर शेप तो वैसा ही है। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम और आयतन, है ना, वॉल्यूम, आयतन, शेप, आकार, ये दोनों निश्चित नहीं होते। बहुत अच्छे से समझेंगे आप। आजकल जो असेसन रीजन, कथन निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें पूछ लेता है कि क्या किसका निश्चित है, क्या निश्चित नहीं होता। जो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे उनको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यदि आप कोई ऐप से लगा रहे होंगे तो, ठीक। और यदि अपन बात करते हैं इनकी संपीड़न क्षमता की, इनकी अपन कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़नता की बात करें तो ये बहुत ज्यादा देख सकते हो आप। अभी जैसे 26 जनवरी आ रही है तो रिपब्लिक डे में देखोगे, मान लो आप आसपास कहीं जाते हैं मैदान में या कहीं जहां पर ये सब मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं, वहां देखना बलून बनाने वाला अपने साइकिल के पीछे वाले कैरियर में छोटा सा सिलेंडर लेकर आएगा और उससे बहुत सारे बलून भर देगा, बहुत सारे बलून में वो गैस डालेगा, कुछ अपने पास रखेगा, बहुत ज्यादा सारे सेल भी कर देगा, बेच देगा उस छोटे से किससे, उस छोटे से सिलेंडर से जो साइकिल के पीछे रखा है। उसमें इतनी सारी गैस है कि उस छोटी सी जगह में इतनी गैस आ गई है कि बहुत सारे बलून उससे भरे जा रहे हैं। आप अपने घर में एलपीजी, सीएनजी यदि सिलेंडर देखते हो, गाड़ी में सीएनजी, घर में एलपीजी, तो उनको भी देखना वो सिलेंडर की जो गैस है वो कितना चलती है। जबकि ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा आकार है पानी की टंकी जैसे, नॉर्मल शेप है, एक सही आइडल शेप है, लेकिन उसके बाद भी वो गैस बहुत समय तक चलती है। क्यों? क्योंकि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा गैस क्या हो जाती है, संपीड़ित हो जाती, कंप्रेस हो जाती है। इसके जो पार्टिकल्स हैं ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, इनमें फ्रीली मूवमेंट है, स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जो जिस कंटेनर के अंदर है, जिस भी पात्र में है, उसकी दीवार पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ये भी एक कह सकते हैं गैस की प्रॉपर्टी है। जिस कंटेनर में, जिस पात्र में, उसकी दीवारों पर बहुत ज्यादा क्या लगाते हैं, प्रेशर। हालांकि वो प्रेशर लिक्विड ही लगाता है, पर जो गैस है वो ज्यादा वो प्रेशर लगाती है ना। संपीड़न क्षमता ज्यादा होती है। इस कंप्रेसिबिलिटी के लिए आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं डेली लाइफ में जो देख रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नाम में संपीड़ित करके भरी गई। तो ये जो है ये तीन अपनी हो गई बेसिक स्टेट या अवस्था हो गई, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, समझ रहा हूं मैं, सिंपल है, बहुत सरल है, लेकिन एक बार देखना जरूरी है। ठीक है, बहुत समय हो जाता है कई बार ऐसा कि अपन ये सब पढ़े नहीं होते, तो दिमाग में जो कंफ्यूजन होता है वो आपका दूर हो जाएगा एक बार आप इसको देख लेंगे तो। इसलिए अपन बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें। ठीक, चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप लोग इसको समझना। मान लो ये है सॉलिड, ठीक, ये हो गया लिक्विड और ये है गैस, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों जो अवस्थाएं हैं ये एक दूसरे से इंटररिलेट करती हैं, आपस में इनका संबंध होता है। कैसे होता है वो आप अभी समझ जाएंगे। अपने पास सॉलिड है, मान लो इस सॉलिड को अपन हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये जो सॉलिड है ये बदल जाएगा लिक्विड में। लिक्विड को और हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, तो लिक्विड बदल जाएगा किसमें, गैस में। गैस को हम ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो वो बदल जाएगा लिक्विड में। लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं तो वो बदल जाएगा किसमें, सॉलिड में। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल अपने दिमाग में रख लो बर्फ का।
बर्फ जो है सॉलिड है, जैसे उसको आसपास के एटमॉस्फेयर की गर्मी मिलती है वो पिघल के लिक्विड हो जाती है। लिक्विड को गर्म करो तो वो उसमें वेपर्स निकलने लगती है, स्टीम निकलने लगती है, गैस बदल गई। गर्म पानी जो है उसको छोड़ दो तो वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। गर्म पानी के ऊपर ढक्कन ढकी रहती है ना, ढक्कन में देखना पानी की छोटी छोटी बूंद बन जाती है, तो गैस किस में बदल गया, लिक्विड में। और टेम्परेचर कम हुआ तो लिक्विड और किस में बदल जाता है, सॉलिड में। पानी को फ्रीजर में रख दो तो वो किस में बदल जाएगा, बर्फ में। बर्फ मतलब सॉलिड। ठीक, तो जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उसे कहा जाता है मेल्टिंग, उसे अपन कहते हैं गलन, मेल्टिंग। जब लिक्विड गैस में बदलता है तो उसे अपन कहते हैं इवेपोरेशन, उसे अपन कहते हैं वाष्पीकरण। वेपोराइजेशन भी लिखा रहता है लेकिन ज्यादा अच्छा होगा आप याद रखें इवेपोरेशन। जब गैस लिक्विड में बदलता है, ठीक, जब गैस क्या हो जाए, गैस के जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं दूर दूर है, वो गैस जो है वो बदलता है किसमें, लिक्विड में। तो उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, या हिंदी में इसे कहा जाता है संघनन। जब लिक्विड सॉलिड में बदलता है तो ये कहलाता है फ्रीजिंग, या इसे अपन कहते हैं हिमांक। ये टर्म याद रखना, बेसिक है लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, थोड़ी आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो वो होता है मेल्टिंग, गलनांक जिसे अपन कहेंगे, गलना। ठीक, गलनांक टर्म सुना होगा आप लोगों ने। जब उबलता है तो उसको बॉइलिंग या क्वथनांक भी कहते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए यहां पर वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन टर्म यूज होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। जब कूल हो गई गैस, ठंडी हो गई, तो वो संघनन, कंडेंसेशन। और जब लिक्विड ठंडा हुआ तो वो क्या है, फ्रीजिंग। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो सॉलिड है ये सॉलिड सीधे बदल जाता है गैस में, जैसे कैम्फर या कपूर जिसे अपन कहते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है। कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है, जब आप उसको जलाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, सीधे गैस में। तो उस जब सॉलिड सीधे गैस में बदल जाए तो उसे कहा जाता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, या हिंदी में उस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। सुना होगा ये, है ना, सीधे सॉलिड में का किस में बदल जाना, गैस में, सब्लिमेशन, या उसे अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। एक और होता है कि कभी यदि गैस जो है ये गैस सीधे बदल जाता है सॉलिड में, ठीक, ये भी एक प्रोसेस होती है कि गैस जो है वो सीधे बदल गई किसमें, सॉलिड में, तो उसे कहते हैं डीकॉम्पोजन। तो उसे कहा जाता है डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन, ठीक, जैसे ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, देखा होगा शादी वगैरह में आपने देखा होगा, ऐसा मटका के अंदर डाल देते हैं, फिर उससे बहुत सारा धुआं निकलता है ना। ड्राई वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको सीधे किसमें बदल गया, बदल दिया गया लिक्विड में। तो ये जो है इस प्रकार से अलग अलग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सॉलिड लिक्विड गैस जा सकते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखो, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन ना भी पूछे जाए तो एक आपको जनरल अवेयरनेस होना चाहिए सब टर्म की। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे आप। अब अपन देखते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, यहां से इंटरेस्टिंग है ना, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की चौथी अवस्था ये होती है प्लाज्मा।
डेली लाइफ में आप इसको देख रहे हैं, बहुत बार देखा भी है, लेकिन बस जानते नहीं हो कि ये जो अवस्था है ये प्लाज्मा अवस्था है। तो इसको थोड़ा सा समझ लो, एग्जांपल से समझ जाना, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा देखो। मान लो कि कोई गैस है, वायु नहीं है ना, एयर नहीं, पर्टिकुलर कोई गैस। जब इस गैस को बहुत अधिक तापमान पर, वेरी हाई टेम्परेचर, या बहुत अधिक तापमान पर गर्म कर दे, बहुत अधिक तापमान पर हम इस गैस को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब बहुत अधिक तापमान पे गैस को गर्म किया जाता है तो ये जो गैस है ये गैस आयनित हो जाती है, आयोनाइज्ड, या जिसे अपन कहेंगे आयनित हो जाती है। और आयनित होकर ये गैस प्रकाश या लाइट उत्पन्न करने लगती है, तो उस अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। बिल्कुल नहीं घबराओ, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में डेफिनेशन रहे इसलिए मैंने सीक्वेंस बता दिया, बाकी बहुत सिंपल है। ठीक, यदि अपन एटम की बात करें तो एटम का क्या है, किसी भी परमाणु का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बीच में धन आवेश है, ठीक, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूक्लियस से नाभिक है, और उसके चारों तरफ निश्चित कक्षा या ऑर्बिट में क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर घूम रहे हैं अपनी समान स्थिति में। ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब क्या होगा, जब इस एटम या परमाणु को हम बाहर से ऊष्मा देंगे, यही कर रहे हैं ना, अत्यधिक तापमान पे गर्म कर रहे हैं, तो हम इस एटम या परमाणु को बाहर से ऊर्जा जब देंगे तो ये जो परमाणु है ये क्या करेंगे, यहां से हर परमाणु अपनी अगली ऑर्बिट या अगली कक्षा में जाने का प्रयास करेगा, और ऐसा करते करते ये जो गैस का एटम है इससे इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाएगा, इसमें जनरेट हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, कैसे होगा, एटम में डिटेल में पढ़ेंगे जब नील्स बोर अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया इस वजह से ये जो एटम है, इस एटम में क्या जनरेट हो गए, आयंस, या इसमें उत्पन्न हो गए अलग अलग आयन, और आयन उत्पन्न हो गया, इसी को अपन कहते हैं आयोनाइज्ड हो जाना। तो क्या होगा, आयोनाइज्ड तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बस यहां पर फर्क क्या हो गया, ये जो गैस है ये आयनित तो हुई, कोई दिक्कत नहीं, तापमान ज्यादा करेंगे चीजें आयनित होंगी क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहां पर क्या हो गया, ये जो गैस है ये गैस आयनित होकर क्या उत्पन्न कर रही है, प्रकाश। और जब गैस आयनित या आयोनाइज्ड होकर लाइट इमिट करने लगे, प्रकाश उत्सर्जित करने लगे, तो वहां पर जो अवस्था होती है उसी अवस्था को अपन कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। अब इसको आप डेली लाइफ में कैसे देखोगे, आपने ट्यूबलाइट देखा है पुराना वाला, आजकल के नहीं, आजकल जो स्क्वायर शेप के आते हैं ना, जो लगे हुए हैं जो स्क्वायर शेप में आते हैं, वो ट्यूबलाइट नहीं है, वो ट्यूबलाइट जैसे लंबे जरूर है पर उनके अंदर एलईडी लगी होती हो, आपने देखा होगा उसके अंदर से एलईडी बल्ब निकलते हैं। जो पुरानी ट्यूबलाइट हुआ करते थे, बटन चालू करो तो एक बार जलते थे, दो बार, फिर तीसरी बार में जलते थे, स्टार्टर लगा होता था, याद क्या होता है, वो जो ट्यूबलाइट होता है आप उसको फोड़ के देखना, जब आप उस ट्यूबलाइट को फोड़ोगे तो अंदर कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ वो सफेद सफेद निकलेगा बस, ना कोई लाइट ना कोई बल्ब, कुछ नहीं, लेकिन वो जल रहा है। अब फोड़ के देखना ना, फोड़े भी होगे, इसमें कोई नई बात है नहीं। तो होता क्या है, वो जो ट्यूबलाइट होता है उस ट्यूबलाइट के अंदर लिक्विड मरकरी को भर दिया जाता है। ठीक, ट्यूबलाइट जो है, ट्यूबलाइट का शेप है, इस ट्यूबलाइट के अंदर लिक्विड मरकरी को भर दिया गया है। अब लिक्विड मरकरी जो है, और यहां दोनों एल्यूमिनियम के लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट को यहीं से ऐसे फंसा के फिर ऐसे गोल घुमाते थे ना, तो ये एल्यूमिनियम के हैं। यहां से इस ट्यूबलाइट को मिल गया करंट, करंट
करंट मतलब क्या हो गई, उसको अपन बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, उस करंट से ये जो अंदर मरकरी की जो वेपर्स थी, मरकरी Hg पारा, मरकरी की जो वेपर्स थी वो क्या हो गई, बाहर से हीट पाके आयोनाइज्ड हो गई, आयनित हो गई, और आयनित होके वो क्या उत्पन्न करने लगी, प्रकाश। अब ट्यूबलाइट करता क्या है, यूवी रेस को विजिबल लाइट में बदल के अपने पास तक पहुंचाता है। बहुत इसके कॉन्सेप्ट में मत जाओ, बस ये समझ लो ट्यूबलाइट यूवी रेस जो परावैंगनी किरणें हैं उन्हें विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश में बदलता है और अपने पास पहुंचाता है। अब वो यूवी रेस अपन को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए ट्यूबलाइट के अंदर की तरफ फास्फोरस या अलग अलग सब्सटेंस की कोटिंग कर देते हैं, और वो कोटिंग ताकि हमारे पास यूवी ना पहुंचे, इस कारण हमें ट्यूबलाइट सफेद दिखाई देता है। बाकी उसके अंदर क्या जनरेट हो गई, प्लाज्मा अवस्था, उसके अंदर प्लाज्मा स्टेट जनरेट हो गई, क्योंकि वहां जो लिक्विड मरकरी है वो आयोनाइज्ड तो हुई, कोई बात नहीं आयोनाइज्ड हुई, लेकिन आयोनाइज्ड होने के बाद उसने क्या उत्पन्न किया, प्रकाश, और प्रकाश उत्पन्न हुआ, इसीलिए वहां पर गैस से प्रकाश बना। तो ट्यूबलाइट के अंदर जो अवस्था है वो कौन सी है, प्लाज्मा। ठीक, तो एक एग्जांपल तो आपका ट्यूबलाइट हो गया। फिर दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल सूर्य, सभी प्रकार के तारा, हाइड्रोजन हीलियम गैस है, एक दूसरे से फ्रिक्शन कर रही है, टकरा रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, गैसेस है, गैस ही आयोनाइज्ड या आयनित होकर प्रकाश उत्पन्न कर रही है। सूर्य, तारा, चंद्रमा नहीं, सूर्य, तारा, इतने ज्यादा ये प्रकाश के बड़े बड़े जो स्रोत हैं, इन सब के अंदर गैस है जो आयनित या आयोनाइज्ड होकर लाइट दे रही है। मतलब सूर्य के अंदर भी कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा। फ्लोरोसेंट बल्ब आपने देखा होगा, फ्लोरोसेंट लाइट आती है आजकल अलग अलग डिजाइन की। अब वो अलग अलग कलर हो सकते हैं, गैस कितनी आयोनाइज्ड हो रही है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, कौन सी गैस भरी हुई है, कितने टेम्परेचर पे आयनित हो रही है, तो वो अलग अलग रंग के प्रकाश को उत्पन्न करेगी। जैसे आजकल आप देखते हो डेकोरेशन के लिए नियॉन लाइट यूज होती है, तो नियॉन लाइट क्यों कहते हैं, नीले कलर की कहते हैं नियॉन लाइट, उसके अंदर नियॉन गैस भरी है जो टेम्परेचर या बाहर से जब करंट मिला तो आयनित हो गई, आयोनाइज्ड हो गई, और वो नीले कलर की जलने लगी। नियॉन, नियॉन इसलिए कह रहे हैं उसके अंदर नियॉन गैस भरी हुई है। तो ये जो है इनके अंदर जो अवस्था है वो अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा अवस्था। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे खंभा जो होते हैं, बड़े बड़े पोल्स जो होते हैं, जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं, उनमें देखना, कभी आप देखना बहुत ज्यादा करंट का फ्लो होता है तो करंट अपन को दिखाई देता है। अब करंट कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो जो लगे रहते हैं ना खंभे में, है ना, वो उसके क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या वो चीनी मिट्टी जिसके भी रहते हैं, वो जो लगे रहते हैं उनको आप देखना उसके आसपास आपको नीले कलर के, सफेद कलर की स्पार्किंग दिखाई देगी। अब वो क्यों दिखाई दे रही, वो चमक लाइन लाइन जैसी, क्यों, क्योंकि वहां इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया है कि उसके आसपास की जो गैस है वो उस लाइट के, उस करंट के टेम्परेचर से आयनित हो गई है, और आयनित होकर वो क्या उत्पन्न कर रही है, प्रकाश। जैसे बादल, जब बिजली चमकती, थंडरिंग होती है ना, लाइट जब, बिजली जब चमकी तो बिजली चमक के जब नीचे आती तो कभी कभी आप देखना ऐसा लगता है बिजली गिर रही है, बिजली नीचे आती हुई दिखाई देती है। तो वो होता क्या है, वो इतना ज्यादा वहां पर टेम्परेचर होता है कि वो टेम्परेचर के पास आसपास की जो गैस है वो सभी गैस आयनित हो जाती हैं, और आयनित होकर वो सब गैस जो है आयोनाइज होकर लाइट इमिट करती हैं। तो अपन को ऐसा लगता है कि जैसे बिजली गिर रही है, जबकि वो वहां पर कौन सी स्टेट, कुछ सेकंड के लिए वहां पर जो स्टेट बनी है हवा में, वो स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। ठीक, बहुत सामान्य है, डेली लाइफ में आप देखते हो, आप थोड़ा ज्यादा अवेयर होकर नोटिस करना, देखने को मिलेगा। तो गैस आयनित होकर अत्यधिक तापमान मिलने पर गैस आयनित हो जाती है और प्रकाश उत्पन्न करती है, तो उसे कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं घबराओ, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक की जो अवस्थाएं या स्टेट हैं इनको समझना आसान है, क्योंकि इनको आप क्या है, डेली लाइफ में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आप इन अवस्थाओं को आसानी से बता सकते हैं। लेकिन यदि अपन इसके बाद की स्टेट या अवस्था की बात करें तो वो थोड़ी सी क्या रहती है, थोड़ी अलग है, उनको भी समझते हैं अपन। प्लाज्मा अवस्था का थोड़ा अपन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं प्लाज्मा के ही। यदि अपन प्लाज्मा स्टेट की बात करें
तो इसकी डिस्कवरी या जो खोज, इस डिस्कवरी को 1879 में विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने किया। थोड़ा ये अपडेट रहो तो अच्छा है, पेपर में आ गया तो बनना भी चाहिए, मजेदार चीज है। विलियम क्रुक्स। और जो आज हम टर्म सुन रहे हैं प्लाज्मा, इस प्लाज्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1920 में 1920 में इरविंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोनों अलग अलग चीज है। डिस्कवरी की है विलियम क्रुक्स ने, लेकिन प्लाज्मा टर्म जो आज यूज कर रहे हैं, प्लाज्मा टर्म कॉइन्ड बाय इरविंग in 1920 and the discovery of plasma done by William Crookes in 1879। अब गैस तो अपन ने कह दिया आयनित हो जाती है, तो ये जो गैस है जैसे कौन कौन सी, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब ज्यादा होती, बाकी आयनित तो कोई भी गैस हो जाती। एक पॉइंट है याद रखना, 6000 केल्विन से 10,000 केल्विन टेम्परेचर मिलने पर, रेंज याद रखना, 6000 केल्विन से 10,000 केल्विन तक टेम्परेचर मिलने पर बहुत सी गैस आयनित हो जाती। ये तो नहीं कहेंगे कि सब हो जाती हैं या सब पदार्थ हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो इस यहां पर के से मतलब है केल्विन, ये तुम के से 1000 समझ के गड़बड़ कर दो। 6000 केल्विन से 10,000 केल्विन का जब तापमान होगा तो बहुत सारी ऐसी गैस है जो आयोनाइज्ड हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं। ठीक, प्लाज्मा की अवस्था हो गई। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ना, ये सब सरल चीजें हैं, याद भी हो जाएंगी और पेपर में यदि इतना अच्छा आ गया तो फिर बनेगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलिए अगली अवस्था की बात करते हैं। तो ये अवस्था है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बीईसी लिखा रहता है। बी से है बोस, ई से है आइंस्टीन, सी से मतलब है कंडेंसेट। हिंदी में इसे अपन कहेंगे बोस आइंस्टीन संघनन। अब यहां पर क्या है, इसके पहले जो अपन अवस्था पढ़े 4 तक, ये आपको डेली लाइफ में देखने को मिलती हैं, तो समझना आसान है। ये आपको डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी, बस थोड़ा सा पेपर के दृष्टिकोण से अपन समझ लेते हैं कि कैसा पूछ सकता है। ठीक, तो नाम से ही काफी कुछ समझ गए होंगे। ठीक, इसकी खोज 1924 में, इसकी खोज 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। अब आपको लगेगा कि जब खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने की है तो आइंस्टीन कहां से एंट्री मारी। 1924 समझ सकते हो, अपन गुलाम थे उस समय, इंडिपेंडेंट तो आजादी तो मिली नहीं थी, स्वतंत्रता अपन को। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने खोज की, ऐसा कुछ बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है। अब अपनी खोज के लिए उन्होंने रिसर्च पेपर, उनकी बात को बहुत ज्यादा माना नहीं गया क्योंकि ठीक है कौन ध्यान देता है, तो उन्होंने अपनी रिसर्च को भेजा आइंस्टीन के पास, अपना रिसर्च पेपर, अपना पूरी थीसिस, जो रिव्यू पेपर, जो भी उनकी रिसर्च थी, उन्होंने भेजा आइंस्टीन को। बताया गया, आइंस्टीन को कहा ऐसी ऐसी बात है, देख लो, पढ़ लो, समझ लो। आइंस्टीन पढ़ के समझ गया। आइंस्टीन ने कहा नहीं यार, अगला तो सही कह रहा है, सही ऐसा हुआ, इसने करके दिखाया है। अब लेकिन उनकी बात को मान नहीं रहे थे, लेकिन उनकी बात को किसने माना? आइंस्टीन ने, और कहा कि जो सत्येंद्र नाथ बोस ने जो खोज की है वो सही। तो आइंस्टीन के कहने के बाद उनकी खोज को सम्मान मिला।
आइंस्टीन भी बड़े बड़े दिल के आदमी थे, कह देते मेरी खोज है, कोई क्या मानता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सत्येंद्र नाथ बोस की खोज है। फिर बोस भी बड़े दिल के आदमी थे, कहे कि ठीक है दोनों आधा आधा नाम रख लेंगे। तो उस अवस्था का नाम क्या हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन संघनन। लेकिन खोज जो है वो 1924 में की है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक, अब समझ लो क्या है, थोड़ी समझना तो मुश्किल है पर कोई बात नहीं, समझ लो। यदि अपन बात करते हैं वायु की, यहां पर एयर है, वहां पर गैस थी पर्टिकुलर, यहां वायु। जब हम वायु को अत्यधिक तापमान या अत्यधिक तापमान की जगह आप लिख लो परम ताप, परम ताप या जिसे अपन कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परम ताप का मतलब वह तापमान जो आज तक कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया है, आर्टिफिशियल जो है जिसको आज तक लेबोरेटरी में ऑब्टेन किया जा सका है, उसे परम ताप कहते हैं। और वो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। पूरा लिख रहा हूं मैं, नहीं तो लोग गोख के पढ़ लोगे। ये क्या होता है 0 केल्विन, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती ना। 0 केल्विन टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप, या इसी को और दूसरी भाषा में कहें तो -278.15 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, 78 48 में 273 273.15 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में समझ जाओगे माइनस में है कितना ठंडा। अब जब वायु को परम ताप में ठंडा किया जाता है तो इस परम ताप में ठंडा करने पर वायु में जितने भी वायु मतलब अलग अलग प्रकार की गैस है, जितने भी प्रकार की गैस है और उनके जितने भी प्रकार के एटम हैं वो सभी एक सा व्यवहार करने लगते हैं, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए वायु अपन ने लिया, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कोई मान लो अन्य गैस है। तो हर गैस के जो एटम है, परमाणु है, उनका बिहेवियर या व्यवहार तो अलग अलग होगा। लेकिन जब इस हवा को हमने परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ठंडा किया तो ठंडा करने से क्या हुआ, जितने भी गैस के जो बिहेवियर थे एटम के अलग अलग, उन सब के बिहेवियर एक से हो गए और एक नया टाइप का एटम बना जिसे कहा गया सुपर एटम। ये टर्म याद रखना, सुपर एटम का संबंध किससे है, तो बोस आइंस्टीन संघनन से। सुपर एटम जब इसे अपन ने परम ताप पर क्या किया, कूल डाउन किया, कूल किया, ठंडा किया, तो सभी के सभी जो गैस के एटम थे सभी के व्यवहार एक से हो गए, जिससे एक सुपर एटम बना। और उस सुपर एटम के बाद जो गैस बनी या जो कंडीशन आई उसे कहते हैं बोसोन गैस। बस ये बेसिक टर्म है, इनको समझ लो, मतलब सुन लो, ऑब्जेक्टिव में टिक कर सको। अभी देखने को कहीं मिलती तो है नहीं कि मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं कि कहीं पर एग्जांपल हो तो आप रिलेट कर पाए, जैसे प्लाज्मा को ट्यूबलाइट और इन सबसे समझ गए थे, तो ये देखने को तो मिलेगा नहीं, तो रिलेट कर पाना तो थोड़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, हवा है, हवा के ऐसा नहीं कि पूरी हवा, इसमें भी एक कंडीशन है, जो हवा का घनत्व है उस डेंसिटी के 1,00,000वें हिस्से को, मैं थोड़ा कंफ्यूज ना हो जा करके नहीं बता रहा था, हवा के घनत्व, जो हवा है उस हवा की डेंसिटी या घनत्व या डेंसिटी के 1,00,000वें हिस्से, थोड़ा टफ होगा पर जिसको याद रहे रख लेना, घनत्व के 1,00,000वें हिस्से की हवा को लेकर अपन उसको परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। भले ही अलग अलग गैस के एटम के बिहेवियर अलग अलग हो, लेकिन वो सभी के बिहेवियर एक से हो जाएंगे और वो सुपर एटम बनाएंगे, और जो बनेगा उसे अपन कहते हैं बोसोन गैस। तो इस प्रकार ये जो अवस्था, थोड़ा समझ रहा हूं उठ पटांग है पर कोई नहीं, इतना याद कर लो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। ये जो है इसे अपन कहते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बाकी आजकल अवस्थाएं तो बहुत सारी हो गई हैं। एक अवस्था जिसे आपने और सुना होगा जिसे कहते हैं गॉड पार्टिकल,
अब क्या है कैसी है इसकी बहुत कहानी तो ऐसा नहीं मालूम, ये बहुत चर्चा ऐसी होती नहीं है, बस ये याद रखना बोसॉन शब्द आया है ना तो याद रखना हिग्स, HIGGS, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन किसका नाम है आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो गॉड पार्टिकल, जो एक पदार्थ की अवस्था है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, गॉड पार्टिकल है ना, वो थोड़ा सा अजीब सी स्पिरिचुअल टाइप की है, ठीक है छोड़ो। ये जो गॉड पार्टिकल है इसे कहते हैं हिग्स बोसॉन। बोसॉन तो याद ही होगा, बोस आइंस्टीन के चक्कर में बोसॉन गैस, उसके बाद अगला याद रख लो हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल। ठीक, तो यहां पर आज की वीडियो में हमारी जो मैटर है, सब्सटेंस है, पदार्थ है, उनकी भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट समाप्त होती है। कल की वीडियो में हम केमिकल स्टेट रासायनिक अवस्था की बात करेंगे। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको सुझाव हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।